आज आपका एक चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों के पृथक्करण के चैप्टर में हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या-क्या आपका समझाने की कोशिश की गई है। आप अपने आस-पास के वातावरण में देखते होंगे, अपने आस-पास के आप पहले टॉपिक लिख लीजिए जितना है। टॉपिक आपके किताब के जितने टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ पर लिख दिए गए हैं। परिचय, पृथक्करण की विधियाँ, थ्रेसिंग, निष्पामन, चालन, हस्तचयन। यहाँ पर हस्तचयन लिख दीजिए। हस्तचयन, निष्पमन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन, वाष्पन, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। क्या जल किसी पदार्थ की भी मात्रा को घोल सकता है? मंथन, संघनन, संतृप्त विलयन। ये आपके पाठ के हेडिंग हैं। इसी को आज हम समझेंगे कि कैसे यह पाठ आपको क्या समझाना चाहता है। आप ये जानते हो, आप चैप्टर का टॉपिक लिख लीजिएगा। आप ये जानते होंगे कि किसी भी पदार्थ के आप पृथक्करण कैसे करते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है कि आप उस पदार्थ को एक दूसरे से अलग करते कैसे करते हैं। माना कि कोई विलयन है, उसमें घुला हुआ कोई पदार्थ है, उसके अलग अलग पदार्थों को अलग अलग कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आपने बालू है, बालू में बहुत सारे पत्थर मिक्सिंग होते हैं, तो आप उसको कैसे अलग करते हैं। आप ये जानते हो कि आपके आसपास घर बनता है, आपके आसपास घर बनता है, उस घर में बनते समय आप बहुत बालू का प्रयोग किया जाता है। उसमें बहुत सारे जो बालू का प्रयोग किया जाता है, उस बालू को आप किस आधार पर अलग कर सकते हैं, किस कैसे अलग करते हैं। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, चालन लेते हैं, बड़े बड़े चालन का प्रयोग करते हैं, चलने का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम जैसे आपके आसपास बहुत सारे, आप अपने घर पे देख लीजिए, आप अपने घर पे देखते होंगे कि जब आपकी मम्मी चावल को धो मतलब प्रयोग करने से पहले, कुकर में डालने से पहले आप उसको पहले धुलते होंगे। धुल कर करके उस पे हल्का-हल्का जो मिट्टी या फिर किसी प्रकार की गंदगी होगा, तो उसको हम अलग-अलग प्रकार के धुल कर के फिर उसमें से मिट्टी को हटा देते हैं। और या फिर आप अपने घरों में दाल को, गेहूँ चावल को बीनते होंगे, हस्त चयन करते होंगे। उसमें से अलग कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, छोटे-छोटे, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हस्त चयन का प्रयोग करते हैं। अगर इसी तरीके से अपने जो आटा होता है, आटा को चालते हैं, आपने देखा होगा घरों में, आटा को मथने से पहले वो उसको चालने का प्रयोग करा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पदार्थों को पृथक्करण कैसे किया जाता है। पदार्थों को पृथक्करण का प्रयोग हम अलग-अलग विधियों के माध्यम से करते हैं। जैसे अलग-अलग विधियों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। जैसे आप ये जानते होंगे कि गेहूँ गेहूँ का जब गेहूँ दाते हैं, खेत से निकाल कर के काट कर के थ्रेशर मतलब कंबाइन के माध्यम से काट देते हैं। काटने के बाद वो थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग मतलब होता है कि उसको को दाना दाना को पौधे के से अलग करना, थ्रेशिंग करना करते हैं। जब वो दाने का मशीन जो होती है, जो थ्रेशिंग करने की मशीन होती है, उसमें जब हम पौधे को डालते हैं, तो पौधा को क्या करता है, पौधा पूरे बॉडी को, उसके पौधे को काट करके छोटे-छोटे भूसों में परिवर्तित कर देता है। और परिवर्तित करने के बाद वो दाना अलग निकल कर के आता है, और उसमें दाने में भी बहुत सारे डंठल निकल कर के आते हैं। उस डंठल को अलग-अलग करने के लिए हम अलग-अलग तरीके से थ्रेश कर देते हैं। थ्रेश मतलब होता है कि पौधे को उसके बीज से अलग करना, पौधे को उसके बीज से अलग करना ही थ्रेशिंग प्रक्रिया कहलाती है। जैसे निष्पावन क्या होता है? निष्पावन का मतलब होता है कि आप अपने आस-पास जानते देखे होंगे कि जो पहले पुराने ज़माने में जब थ्रेशिंग की मशीन नहीं हुआ करती थी, उसको पीटा जाता था। पीट कर के उसमें अलग-अलग प्रकार के जो कूड़ा-करकट होते थे, उसको हम ये ओसा देते थे। जैसे मान लो पवन चल रहा है तेज़ी से, पवन के माध्यम से उसको ओसाना कहते थे, निष्पवन कहते थे। ओसा कर जैसे तेज़ से पवन चल रहा है, तेज़ से पवन चलने के बाद वो आता था, कूड़ा-करकट को थोड़ा जो हल्का होता है, गेहूँ जैसे बीज होता है, तो हल्का होता था, वो गिर जाता था।
जो बीज होता था थोड़ा भारी मात्रा में होता था, उसका वजन होता था कुछ, वो गिर जाता था नीचे, और जो उसमें हल्का होता था वो दूर हवा से चला जाता था, निष्पमन कहा जाता था उसे। चालन क्या होता है? चालन का माध्यम होता है कि जैसे आप मतलब चलने के माध्यम से उसको चाल देना ही आपका चालन कहलाता था। क्या कहलाता था? चालन कहलाता था। अवसाधन, निस्तारण, निस्पंदन। अवसाधन क्या होता है? अवसाधन आपका मतलब होता है कि जैसे आप ये जानते होंगे कि अवसाधन का मतलब होता है कि अवसादित मतलब आप पानी में, जैसे आप गेहूं को पिसाने से पहले उसको क्या करते हैं? आप गेहूं को पिसाने से पहले आप उसको पानी में डाल देते हैं। पानी में डाल कर कर करके उसको, जो उसमें की पत्थर होता, मतलब जो छोटे छोटे हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उसको हम छान लेते हैं, और उसको अवसाद के माध्यम से वो बड़ा, जो भारी मात्रा में जो वजनदार होता है वो नीचे चला जाता है, उसी को हम अवसादन कहा जाता है। निस्तारण, निस्तारण का मतलब क्या होता है? निस्तारण उसको अलग करना, छांटना, अलग कर देना ही निस्तारण कहलाता है। निस्पंदन, निस्पंदन क्या होता है? निस्पंदन मतलब धीरे धीरे प्रक्रिया के माध्यम से उसको अलग करना ही निस्पंदन कहलाता है। वाष्पन, वाष्पन क्या होता है? आप ये जानते होंगे कि अपने आसपास जो बहुत सारे पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे आप मान लें चाय है, चाय है, ज्यादा आपको नमक पड़ गया तो उसमें क्या करेंगे? अगर आपके सब्जी में ज्यादा नमक पड़ गया तो उसको क्या करेंगे? उसको हम पानी मिला देंगे, उसमें पानी मिला कर करके नमक की मात्रा को कम कर देंगे उसकी, ताकि जो ज्यादातर नमक की मात्रा है उसमें हल्का सा पानी मिला देंगे, ताकि वो उसमें नमक की मात्रा जो हो कम हो जाए। इसी तरीके से अगर मान लो आपके जो बहुत सारा वाष्प के माध्यम, जो पान चाय है, चाय अगर फीकी है, चाय अगर फीकी है, चीनी की मात्रा उसमें पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? चाय को थोड़ा और खौला देंगे, ताकि चाय में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाए, और जो चीनी है वो चीनी की मात्रा उसमें एहसास होने लगे, पता चलने लगे चीनी। ये वाष्पन के माध्यम से ऐसा प्रक्रिया की जा सकती है। यानी वाष्पन का मतलब होता है, आप इसको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं समझा रहा हूँ, तो आराम से देखते रहिएगा, बाद में मैं लिखने का मौका दे दूंगा, तो आप बाद में लिख लीजिएगा। आप पहले सुनिए, सुन कर कर करके आप समझने की कोशिश करिए, आपको लिखने का मौका 5 मिनट बाद में दे दिया जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट में आप लिख लेंगे आराम से। और नहीं भी लिख पाएंगे तो अपने आसपास किताब रखिए, साइंस के पदार्थों का पृथक्करण, वहां से लिख लीजिए। वाष्पन का मतलब होता है कि जैसे आप भी जानते होंगे कि जब आपके किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में अगर हम माना कि उसमें, पहला एग्जांपल इसका आप ले सकते हो चाय। चाय को आप माना आपकी चाय थोड़ी सी मात्रा में मीठी नहीं है, तो उस मीठी नहीं होने की वजह से आप उसको हल्का फीका लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? आपके पास चीनी भी नहीं है, तो उसे आप गर्म कर कर करके वाष्प के माध्यम से उसमें पानी की मात्रा को घटा देंगे, ताकि वो पानी की मात्रा घटने की वजह से वो वाष्पन के माध्यम से पानी ऊपर चला जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और बचा खुचा उसमें क्या रह जाता है? चीनी की मात्रा रह जाती है। इसी को हम कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? इसी को हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पित हो जाता है, क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है, ताकि वह पानी की मात्रा कम हो जाए, वाष्पन कहलाता है। पृथक्करण की रखने की एक से अधिक विधियों का उपयोग। पृथक्करण रखने की एक से अधिक विधियों का मतलब क्या होता है? जो पौधे होते हैं, पृथक्करण, पृथक्करण, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग कैसे कर सकते हो आप? पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग करने के लिए आपको हस्त चयन कर सकते हो, चालन कर सकते हो, थ्रेसिंग कर सकते हो, अवसादन कर सकते हो, निस्पंदन कर सकते हो, और आप निष्पामन कर सकते हो, और मथनन कर सकते हो, मथनन कर सकते हो। इस प्रकार से आप संघनन कर सकते हो, संतृप्त विलयन संघनन के माध्यम से उसको आप अलग अलग तरीके से आप उसको पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। यानी आपकी पूरी हेडिंग धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करेंगे। परिचय, परिचय क्या कहता है? परिचय आपका ये कहता है कि जब आप पदार्थों को अलग कैसे किया जा सकता है हमारे आसपास। आप बड़े बड़े फैक्ट्रियों में पदार्थों का अलग अलग कैसे किया जा सकता है? बड़े बड़े फैक्ट्री हो, बड़े बड़े
हाउस होल्ड हो, बड़े-बड़े आप किसी भी कंपनी हो, उसमें पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब पदार्थों को प्रयोग करते समय उसमें पदार्थों को अलग-अलग कैसे किया जा सकता है? इसी की अब आज इसी पाठ को, इसी बात का अध्ययन इस पाठ में हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे अबे माना कि किसी फैक्ट्री में उसको बड़ी मात्रा में छोटे आलू, बड़े आलू को अलग करना है। जैसे चिप्स कंपनी है, उसको चिप्स कंपनी को छोटे आलू से उसका नहीं बन सकता चिप्स। बड़े आलू को उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि छोटे-छोटे आलू हैं, उसकी चिप्स कैसे बना पाएगी? उसके लिए उसका नुकसानदायक ही है, इसीलिए बड़े आलू का प्रयोग वो करना चाहेगी। बड़े आलू के प्रयोग और छोटे आलू के प्रयोग को करा करेगी। तो ऐसा एक साँचा बनाएगी, ऐसा एक वहाँ पर एक इस प्रकार का चलनी बनाएगी, जिससे उसमें एक से उसमें जो चलनी होगा कि इतने बड़े-बड़े उसमें दाने होंगे। यानी जो चलनी होगा उसमें इस प्रकार के दाने होंगे कि वो छोटे आलू उसी चलनी के माध्यम से गिर जाए। 2 तरीका है, या तो मज़दूर लगा दे ताकि उस मज़दूर हाथ से चयन कर ले, इस तरीके से कर सकती है। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो एक ऐसी चलनी का निर्माण करे कि एक आयतन से छोटे आलू जो हों, वो नीचे गिर जाएँ और आयतन मतलब उसका आकार, एक आयतन से जो बड़े आलू हों, ऊपर ही रह जाएँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बड़े स्तर पर मशीन का निर्माण करेगी, चलनी का निर्माण करेगी, जिस पे एक आयतन से छोटे आलू नीचे गिर जाएँ और एक आयतन से जो बड़े आलू हों, वो ऊपर रह जाएँ और वो जाकर करके प्रयोग में लाया जा सके। इस तरीके से वो बड़े आलू और छोटे आलू का चयन कर सकती है। दूसरी विधि हो सकती है कि वो मज़दूर लगाए बड़ी मात्रा में और वह फैक्ट्रियों में चुनने का काम करवाए। लेकिन जो उसको कॉस्टली पड़ता है, वो तो प्रयोग नहीं करेगी। उसको कॉस्टली यही पड़ रहा है, कम कम दाम में यही उसको फ़ायदा पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा विधि का इसी का प्रयोग करेगी फैक्ट्री। क्योंकि अगर मान लो एक आदमी एक दिन में 10 बोरा आलू छाँटता है, 20 बोरा आलू छाँटता है और ये जब क्योंकि सैकड़ों बोरा आलू एक साथ में मशीन के माध्यम से छाँट सकती है। ऐसे मान लो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन पे आप आलू बिखेर दीजिए, उसमें छलनी लगा दीजिए, वो आराम से चलती रहेगी, वो छाँटते रहेगी, आराम से वो आपका काम हो जाएगा, बात साफ हो जाएगी। या तो एक तरीका है, दूसरा एक तरीका कि मशीन को ऐसे चलता है, मशीन है जैसे ऐसे चल रहा है, रोलिंग कर रहा है और उसपे एक पटरी लगा दो सामने पटरी लगा दो कि जो बड़े आलू हों वहीं पर रुक जाएँ और जो छोटे आलू हों वो आगे की तरफ खिसक जाएँ। ये भी तरीका सही होता है। दूसरा विधि है, आप पृथक्करण की अलग-अलग विधियाँ हैं इसमें। आप ये कहेंगे थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग का मतलब होता है कि जैसे आप गेहूँ को, फसल को आप काट लेते हैं खेत से, काटने के बाद आपका वह फसल क्या हो? आपका वह फसल एक बड़े मात्रा में फसल का वह मात्रा जो फसल है, वह आपकी जो फसल है काट लिया आपने, फसल को काटने के बाद उसको थ्रेसिंग मशीन में डाला जाता है। थ्रेसिंग मशीन में डालने के बाद वह कट जाता है छोटे-छोटे टुकड़ों में। छोटे-छोटे टुकड़ों में कट जाता है। कटने के बाद वो क्या करता है? छोटे-छोटे टुकड़ों में कटने के बाद वह जो बीज उसका बड़े मात्रा में वो आ जाता है। उसका जो बीज होता है, वो बड़ी मात्रा में नीचे की तरफ जमा हो जाता है। नीचे की तरफ जमा होकर करके वो और जो उसका जो डंठल होता है, वो क्या होता है? उसका भूसा बन जाता है। वो भूसा बन कर करके अलग जा करके एकत्रित हो जाता है। उसको हवा के माध्यम से अलग जा करके दूर बहा देता है। इस प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। अगर आप रटेंगे तो नहीं याद हो पाएगा आपको। ऐसा याद करिए कि थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बीज को उसके डंठल से अलग किया जाता है और यह बीज कुछ मात्रा में यह बीज उस डंठल से या फिर उस पौधे के तने से अलग होकर करके सफाई कर दी जाती है। कंपाइन क्या करता है? कंपाइन पता है, कंपाइन में थ्रेसिंग भी हो जाता है, बीज को फसल से अलग भी कर दी जाती है और भूसा भी बन जाता है। इसलिए वो बड़े स्ट्रक्चर में होता है, उसकी स्ट्रक्चरिंग बड़ी मात्रा में होती है और पूरे फसल के बड़े स्तर पर वो अपने अंदर बहुत सारे फसलों को काट कर करके एक ही साथ वो थ्रेसिंग कर सकते थे। इसीलिए कंपाइन और थ्रेसिंग में अलग संरचना होती है। कंपाइन जो होता है, कंपाइन में थ्रेसिंग भी हो जाता है और उससे भूसे का भी निर्माण हो जाता है। इसीलिए उसकी जो
स्ट्रक्चर होता है बड़े स्तर, उसकी स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना जो होती है बड़ी होती है, जिससे वह अपने अंदर बड़े से मतलब कई क्विंटल जो अनाज होता है अपने अंदर समाहित कर लेती है, यानी अपने जो स्टोरेज होता है उसमें वो भर लेती है। और जबकि जो थ्रेसिंग मशीन छोटी वाली मशीन होती है वो नीचे फेंक देती है और नीचे गिरा देती है और उसका जो भूसा होता है अलग हो जाता है, यानी उसमें प्रोसेसिंग ही सिर्फ होता है थ्रेसिंग वाली मशीन में, और बाकी जो होता है वो बाहर होता है। और जबकि कंपाइन होता है, कंपाइन उसी में स्टोरेज भी होता है भूसे का भी अलग अलग चैम्बर में, और उसके अलग चैम्बर में उसके गेहूं या धान का भी स्टोरेज होता है, इसीलिए उसकी संरचना बड़ी स्तर पर होती है। हस्तचयन हस्तचयन हमारी पुरानी विधियां हुआ करती हैं। हस्तचयन हमारे पुराने समय की विधियां हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो चुनने की प्रक्रिया अपनाते हैं हस्तचयन में अपनाते हैं, क्योंकि आप ये जानते होंगे, आप ये समझते होंगे कि हस्तचयन में पदार्थों को अलग अलग किया जाता है, पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। क्यों और कैसे, आपको इस बात का पता होगा कि हस्तचयन के माध्यम से हम किसी भी पदार्थों को आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी पता होगा आपको। कैसे कर सकते हैं, जैसे आप माना कि गेहूं है, उसको पिसाने ले जाना है, तो उसको आप चुनेंगे पहले, धीरे धीरे मात्रा में आप उसको चुनेंगे। चुन कर करके उसमें से जो कूड़ा करकट होगा, अगर मान लो एक साथ पिसा दोगे तो आप गेहूं की जो पिसने के बाद उसमें पिसा जाएगा वो भी कूड़ा करकट भी, तो बाद में मतलब आपके दांतों के नीचे तले पड़ेगा, तो आपको क्या करेगा, नुकसानदायक होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि पहले उसको चुन लिया जाए, उसमें से अलग अलग प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कूड़ा करकट, उसमें मिट्टी मिली हुई है, अब उसमें जो पत्थर डाल के छोटे बड़े हैं उसको अलग कर देते हैं। इसी को हस्त चयन कहा जाता है। यानी परिभाषा के रूप में अगर कहा जाए, हस्त चयन वह प्रक्रिया है जिसमें से जो दो अलग अलग पदार्थों को अलग अलग कर दिया जाता है। मतलब जैसे गेहूं से पदार्थों को अलग करना हस्त चयन की प्रक्रिया कहलाती है। निष्पावन निष्पावन क्या होता है, निष्पावन का मतलब होता है कि आप पदार्थों को निष्पमन कर देते हो। निष्पमन में आप पदार्थों को अलग करते हो। क्या करते हो, पदार्थों को आप अलग करते हो। अलग कैसे करते हो, इसमें वसाना इसे कहते हैं गांव की भाषा में। आप जब हवा तेजी से चल रही है, तेजी सी मात्रा में हवा चल रही है, हवा चल कर कर करके वो जो उसमें बहुत सारे कूड़ा करकट अलग अलग पदार्थ मिले हुए हैं, वह जो पदार्थ मिले हुए हैं हवा के माध्यम से उसको निष्पमन कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे जब मानते होंगे, आप जानते होंगे, जो गेहूं होता है वो जो उसमें हल्का सा जो कूड़ा होता है उससे हल्का गढ़ू होता है, गेहूं की मात्रा नीचे गिर जाएगी, और जो उसमें डंठल होता है वो पवन के माध्यम से दूर बहा करके लेके चला जाता है। इसी को हम निष्पावन कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। और साधन क्या होता है, आप ये जानते होंगे अपने आसपास, जैसे बालू है, बालू क्या करेगा, बालू और पानी को अलग करना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपके जो बालू नीचे बैठ जाएगा और जो पानी होगा वो ऊपर चलाएगा। अगर आपके मान लो कोई बालू से हल्की पदार्थ है, बालू से हल्की पदार्थ है, वो बालू में मिल गई है, तो आप क्या करेंगे, बालू को पानी में डाल देंगे, बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर चलाएगा, तो आपका निष्पंदन हो जाएगा, यानी आपका अवसादन हो जाएगा, अवसादन हो जाएगा। अवसादन के माध्यम से और भी बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारी चीजों को छांटा जाता है, जैसे कि गेहूं को धुला जब जाता है तो अवसादन किया जाता है। निष्पावन निस्तारण निस्तारण मतलब होता है उसको अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए, वाष्पन समझ पा रहे होंगे। वाष्पन क्या होता है, वाष्पन का मतलब होता है जो पदार्थ है, पदार्थ को आप वाष्पित कर कर करके अलग करना। वाष्पित क्या होता है, जैसे पहले मैंने चाय का उदाहरण लिया ही था, दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो कि आप अपने आसपास देखते होंगे, समझते होंगे, सुनते होंगे कि कोई भी पदार्थ हो, वह पदार्थ वाष्पित के माध्यम से अलग की जा सकती है। अलग करने की प्रक्रिया है, अलग कैसे की जा सकती है, वाष्पन के माध्यम से। आप उदाहरण सोच लीजिए अपने आसपास के कि आपको कोई ऐसा पदार्थ है जो पानी में मिला हुआ है। हाँ, जैसे आपके नील है, नील आप जब अपने गंजी को या फिर अपने कोई कपड़े को नील में डाल देते हैं, नील में डाल देते हैं, और नील को फिर वो उस गंजी को वो पानी में पसार देते हैं, पानी में फैला मतलब सॉरी धूप में फैला देते हैं।
धूप में फैलाने के बाद वो देखेंगे कि आप उसमें जो नील लगाया था वो धूप में ज़्यादा समय रखने के बाद वो उड़ जाता है, यानी उस पे से कलरलेस हो जाता है, कलर उस पे से चला जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो उसमें कलर था वायुमंडल में चला गया, वाष्पन हो गया। वाष्पन एक और है कि आप ये जानते हो कि तालाब में जलाशय में जो बड़े मात्रा में पानी होता है गर्मी के मौसम में वो सूख जाता है। कभी आपने सोचा वो पानी जाता कहाँ है? वास्तव में होता क्या कि जब सूर्य के प्रकाश पे उस पे पड़ता है तो पानी वो गर्म होकर वाष्प बन जाता है, वाष्प बन कर करके वायुमंडल में चला जाता है। इसी को हम वाष्पन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। दूसरी उदाहरण दे सकते हैं आप, और इसी को जल चक्र भी कहते हैं। जल चक्र इसी माध्यम से होता है, जब हम जल पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जल गर्म होकर के वायुमंडल में विलीन हो जाता है और वायुमंडल में जाकर करके संघनन होता है, संघनन होकर कर करके वो पूरे एक तरीके से बादल बन जाता है, बादल बन करके फिर पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र इसी प्रक्रिया को कहते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग कैसे करते हैं? पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग का मतलब होता है आप पदार्थों को अलग अलग कैसे करते हैं। सेपरेशन ऑफ द सेपरेशन, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग कैसे करते हैं? इसमें क्या किया जाता है कि आप पृथक्करण करने के लिए हस्त चयन कर सकते हैं, निष्पादन कर सकते हैं, अवसादन कर सकते हैं, थ्रेसिंग कर सकते हैं, वाष्पन कर सकते हैं, चालन कर सकते हैं। चालन मतलब जानते हैं ना, चालनी वाला, चाल कर कर करके हम पदार्थों को अलग कर देते हैं, चालन कर सकते हैं। ये सब आपके पदार्थों को पृथक्करण करने की अलग अलग विधियां हैं। ओके, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? मतलब एक जल की मात्रा अगर पदार्थ की मात्रा से कम है तो नहीं घुलेगा। जैसे आप मानो कि आपने अभी कह रहे जल जो होगा चीनी में घुल जाएगा, वास्तव में तो घुल ही जाएगा, लेकिन अब जल की मात्रा 1 गिलास है, चीनी की मात्रा 5 किलो है, तो क्या उसमें जल घुलेगा? नहीं घुलेगा भाई साहब, क्योंकि जल जो होगा सोख लेगा चीनी। ये बात सच है कि वो 1 गिलास चीनी, 1 गिलास जो जल होगा वो जल की वजह से वो चीनी थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी, चीनी में थोड़ी सी मात्रा पानी की मात्रा आ जाएगी, लेकिन वो घुलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर जल की मात्रा कम है, इसीलिए वो घुलेगा नहीं पूरी पूरी मात्रा में। हमें कहेंगे कि जल घुलेगा नहीं, चीनी घुलेगी नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा में चिपचिपी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर चीनी की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज्यादा है, तब तो चीनी जल में घुल जाएगी। लेकिन अगर चीनी की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा बहुत कम है, तो चीनी में जल में चीनी नहीं घुलेगा। ओके, आप ये बात समझ रहे होंगे कि अगर तरल पदार्थ की मात्रा कम है और ठोस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, तो वह ठोस पदार्थ की जो मात्रा ज्यादा है वो घुलने वाली नहीं है, क्योंकि वो घुलेगी नहीं। आप जब उसमें डालेंगे तो घुलेगी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को जल की मात्रा घोल नहीं सकती। जैसे आप पत्थर को आप पानी में डाल दीजिए तो क्या घुलेगा? नहीं घुल सकता, क्योंकि उसमें घुलने के लिए अगर आप घुल ही जाता तो पदार्थ हम पानी में डाल करके पत्थर को घुला देते, नहीं घुल सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तभी वो पदार्थ जल में घुल पाएगा। ओके, मंथनन क्या होता है? मंथनन का मतलब होता है आप आटा गूंथते हो ना, आटा आपकी मम्मी दीदी आपकी गूंथती हैं, जब आटा मंथन कहा जाता है। यानी आप उसको पानी को जब हम डालते हैं आटे में तो वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा होने के बाद वो हम उसको एकत्रित करते हैं, एकत्रित कर करके उस पर हम मारते हैं, बहुत तेजी से घूसा मारते हैं, उस पर घूसा मार मार कर करके उसको थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं, मथते हैं। उस मथने की प्रक्रिया क्यों की जाती है? दरअसल आपकी रोटी जो बेली जाती है, बेलने के लिए उसको आकार देने के लिए मथना पड़ता है। अगर जब तक उसको सही मथेंगे नहीं तब तक वो सही गोल मात्रा में आपकी रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि वह सूखा जो आटा होगा पानी में घुलेगा नहीं, पानी में मिलेगा नहीं, पानी उसमें सही तरीके से नहीं मिलेगा, इसीलिए मथा जाता है। वो पानी को सही तरीके से मिलाने के लिए उसको हम मथते हैं, मथ कर कर करके उसको आकार भी सही देने के लिए हम उसको मथते हैं। फिर उसको आकार जब मिल जाता है
तब उसको चौका चाय क्या बनाने पे, तो फिर हम उसको तावे पे रख देते हैं, तब वो हीट कर करके उसको पका लेते हैं। संघनन क्या होता है? संघनन शब्द से आप बहुत पहले से परिचित होंगे भाई साहब। संघनन का मतलब होता है कि जैसे जब आप सूर्य पृथ्वी के जल बॉडी पे, जल संरचना पे, जैसे वो सागर हो, महासागर हो, तालाब हो, झील हो, झरना हो, इन सभी चीजों पर जब आपका सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण इस पर बहुत जो गर्म कर देता है जल को गर्म कर कर करके ये वाष्प में परिवर्तित कर देता है। ये वाष्प में परिवर्तित कर कर करके जब एक वायुमंडल के एक ऊंचाई पर जाने पर, वायुमंडल के एक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? वायुमंडल के एक ऊंचाई पर जाने पर यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से वहां पर संघनन हो जाता है। क्या हो जाता है? संघनन हो जाता है। संघनन की प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि वहां पर जो हमारा सूर्य है, जो सॉरी जो हमारा जो पानी है, पानी का कण एक दूसरे के पास आने लगते हैं, एक दूसरे के पास आने लगते हैं, एक दूसरे के पास आकर कर करके वो बादल में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? बादल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। संघनन इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि इसमें जल और एक एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। यानी मान लो कि कोई पदार्थ मिल गया है, कोई पदार्थ मिल गया पानी में, वो पूरी पूरी तरीके से मिल गया है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आप ये जानते हैं, आप ये समझते हैं कि आप पानी और चीनी को अलग आसानी से नहीं कर सकते। अगर पानी चीनी में घुल गया, पानी चीनी में घुल गया, तो उसे अलग करना बहुत मामूली प्रक्रिया नहीं है। उसे हम क्या करेंगे? वाष्पन के माध्यम से अलग भी करेंगे, तो चीनी के साथ पानी भी उड़ती चली जाएगी। और इसे मान लो अगर चीनी की मात्रा भी जल्दी जल्दी घुला नहीं है, अभी मान लो आपने डाला चीनी और उसको पानी को अलग करना है, तो उसको अवसादन के माध्यम से अलग कर देंगे, मतलब कि चीनी नीचे बढ़ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। तो जल्दी अगर मान लो अभी कम ही समय हुआ, चीनी को पानी में चीनी को डाले, तो आराम से अलग हो जाएगा, ताकि उसको पानी ऊपर रहेगा, चीनी नीचे बैठेगी और आराम से अलग। तो जैसे रस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, वो अवसादन के माध्यम से अलग कर देंगे। लेकिन वो जब शरबत पूरी तरीके से चीनी, पानी और नींबू और नमक उसमें आसानी से जब पूरी तरीके से घुल जाता है, तो उसी को हम कहते हैं संतृप्त विलयन, जिसे हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। संतृप्त होने के बाद वो आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसी को कहा जाता है संतृप्त विलयन। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसका पाठ का जो प्रश्न उत्तर है, हम इसके क्लास लेक्चर में और इसको लिखवा दिया जाएगा। यानी पृथक्करण की विधियां क्या होती हैं, इसके बारे में लिखवा देंगे। ट्रेसिंग क्या होती है, इसके बारे में लिखवा देंगे। हस्त चयन क्या होता है, इसके बारे में लिखवा देंगे। यानी इसको लिखवाने का कार्य आपके क्लासरूम प्रोग्राम में करा दिया जाएगा। यहाँ पर आप समझेंगे, समझ कर उसको एनालिसिस करेंगे, और चैप्टर में पढ़ाना क्या है उसका आप हेडिंग लिख लेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर कोई क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसे मैं उसका प्रति उत्तर दे सकूं, आपको आसानी से हो समझने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम को देखने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार आपको। मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, अपना जीवन का आनंद लेते रहिए।